नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ से एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पढ़ेंगे, जिसके लेखक माधवराव स्प्रे जी हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। वृद्धा का अर्थ क्या होता है? बुजुर्ग, ठीक है, बूढ़ी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। कि जो चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये है जमींदार, ठीक है, और ये है वृद्धा, बूढ़ी औरत, ठीक है। तो इनके महल के पास झोपड़ी थी। ये देखिए चित्र में भी दिखाया गया है, ये रहा महल, और महल के पास ही क्या है? ये झोपड़ी, ठीक है, जो कि इस वृद्धा की है, बूढ़ी औरत की है। और जो जमींदार साहब हैं वो अपने महल का अहाता, अहाता का अर्थ होता है चार दीवारी, यानी वहां तक उसे बढ़ाना चाहते थे अपने महल को, ठीक है। उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वृद्धा से बहुतेरा कहा, बहुतेरा यानी कि बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी, यानी कि काफी समय से वो इस झोपड़ी में रह रही थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। कि उस औरत का पति और इकलौता पुत्र, यानी एक ही पुत्र था, वो भी इसी झोपड़ी में दोनों मर गए थे। कौन? पति और पुत्र। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पतोहू क्या होता है? उसके बेटे की पत्नी, उसके पुत्र की पत्नी को पतोहू कहते हैं, ठीक है, यानी बहू। कि उसकी जो बहू थी वो भी एक 5 बरस की, 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, यानी कि वो भी मर गई थी। कब? जब उसकी एक बेटी थी 5 वर्ष की। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। अब जो उसकी पोती है वही उस बूढ़ी औरत का एकमात्र सहारा थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती, पूर्व स्थिति यानी कि पहले की स्थिति, कि जब उसे अपने पहले की स्थिति की याद आती, अपने गुजरे हुए समय की याद आती, तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। मृतप्राय का क्या अर्थ होता है? मृतप्राय यानी कि मृत्यु के करीब, कि जैसे वो मर ही गई हो। कि पहले ही वो बहुत दुखी थी अपनी स्थिति को देखकर, अपने पुराने समय में जो भी उसके साथ हुआ। उसके पहले उसके पति की मृत्यु हुई, ठीक है, फिर उसके पुत्र की, जो इकलौता पुत्र था, उसकी भी मृत्यु हो गई, और उसकी बहू की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो वो बहुत ही दुखी थी। और जब उसे पता चला कि जो श्रीमान पड़ोसी यानी कि जमींदार हैं, वो उसकी झोपड़ी को हटाकर अपने महल की चार दीवारी को वहां तक बढ़ाना चाहते हैं, तो यह सुनकर तो वो मरने जैसे ही हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। कि वो कई सालों से, काफी समय से उस झोपड़ी में रह रही थी, तो उसका मन जो है उस झोपड़ी में बहुत ही लग गया था, और वो वहां से बिना मरे वहां से जाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरी मृत्यु इसी झोपड़ी में हो। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। तो जमींदार ने बहुत कहा वृद्धा को कि झोपड़ी को हटा दे, लेकिन कि जमींदार के जितने भी प्रयत्न यानी कि कोशिशें थी वो निष्फल हुए, यानी कि असफल हो गए। तब उन्होंने चाल चलनी शुरू कर दी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया।
तब उन्होंने किनका सहारा लिया? वकील का सहारा लिया। और वकील तो होते ही हैं बाल की खाल निकालने वाले। बाल की खाल निकालने वाले यानी कि छोटी सी बात का बड़ा करने वाले, ठीक है? कि झूठ को भी सच बनाने वाले। कि उनकी थैली गरम कर दी यानी कि उनकी जेब में पैसे डाल दिए, उन्हें रिश्वत दे दी और चालाकी से कानूनी दाव पेच चलाकर उस वृद्धा की झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और उस वृद्धा को, उस बूढ़ी औरत को वहां से झोपड़ी से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी कि और तो कोई नहीं था उसका सहारा, तो पास पड़ोस में ही कहीं जाकर रहने लग गई अपने पड़ोसियों के यहाँ। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। कि वो कहती है कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। जमींदार साहब ने सिर हिलाकर उसे इजाजत दे दी कि कहो क्या कहना चाहती हो। फिर उसने कहा कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। कि उसकी पोती कहती है कि मुझे अपने घर में ही जाना है और वहीं जाकर खाना खाना है। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। कि क्या सोचा वृद्धा ने कि मैं इसी झोपड़ी में से मिट्टी ले जाकर उसका चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि इससे मुझे विश्वास है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी यानी कि इजाजत। आज्ञा का अर्थ होता है इजाजत दे दी, परमिशन दे दी, ठीक है। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। कि जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गई उसे सारी पुरानी बातें जो हैं उसके दिमाग में आने लगी। उसे इस पुरानी बातों की याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा धारा बहने लगी और वो रोने लगी। अपने आंतरिक दुख को यानी आंतरिक यानी अंदर के दुख को, अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। ठीक है कि उसने टोकरी में मिट्टी भरी और उसे हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। उसने जमींदार से क्या कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए ताकि मैं इसे अपने सिर पर रख सकूं और ले जा सकूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। वृद्धा के बार बार कहने पर जमींदार ने उसकी बात मान ली। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। कि जमींदार ने कि अपने किसी नौकर को नहीं कहा बल्कि खुद ही टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, ज्यों ही यानी कि जैसे ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा, वैसे ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है, कि उनके बस का ये काम
नहीं है, उनसे टोकरी जो है उठाई नहीं जा रही। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई, कि जहां पर टोकरी रखी थी उस टोकरी को वो हिला तक नहीं सके। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। फिर लज्जित होकर क्या कहने लगे कि यह टोकरी मुझसे उठाई नहीं जाएगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। वृद्धा ने क्या कहा कि महाराज आप नाराज मत हो कि आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठाई जाती, कि एक टोकरी मिट्टी भी आपसे उठाई नहीं जा रही और इस झोपड़ी में तो ऐसी हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो वृद्धा के कहने का अर्थ क्या था कि जिस प्रकार आपने चालाकी से मेरी जो झोपड़ी को हड़प लिया है, मेरे साथ अन्याय किया है, कि उस अन्याय का बोझ आप कैसे उठाएंगे, वो भी जीवन भर, कि जीवन भर आप इस अन्याय का बोझ किस प्रकार उठाएंगे। जमींदार साहब धन मन से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। धन मद, धन मद यानी कि धन का घमंड, ठीक है, उससे गर्वित होकर यानी उसके घमंड में वो अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही, उपयुक्त यानी ऊपर लिखे, जो भी उसने ऊपर बताए हैं, बोला है, उन वचनों से उस बात को सुनते ही उनकी आंखें खुल गई कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। कृत कर्म का अर्थ है यहाँ पर किया हुआ कार्य, कि जो भी उन्होंने वृद्धा के साथ अन्याय किया, उसकी झोपड़ी को हड़प कर, का पश्चाताप, कि उस कार्य का पश्चाताप यानी पछतावा कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी, माफी मांगी और उसे उसकी झोपड़ी जो है वापस दे दी। यहाँ लेखक से परिचय भी दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। तो ये है लेखक का चित्र और उनका जन्म 1871 में हुआ और मृत्यु 1926 में। तो उनका जीवन काल 1871 से लेकर 1926 तक रहा। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। इसके लेखक माधव राव स्प्रे हैं, जिन ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हैं। तो इस प्रकार लेखक ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के माध्यम से सामाजिक अन्याय, लालच और पछतावे की भावना को उजागर किया है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।